अब एक काम करते हैं, जरा देखें क्या सिंपल पेंडुलम पे डिस्कशन किया, स्प्रिंग पे किया, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस किया, स्प्रिंग को कट करना सीखा, स्प्रिंग पे भी डिफिकल्ट कुछ सिखाऊंगा, फिर सिंपल पेंडुलम को फ्रेम में रखा, फिर स्प्रिंग के लिए बोला था कि लिफ्ट में हो, अर्थ पे हो, टाइम पीरियड में चेंज नहीं आता, 2 स्प्रिंग वाला केस लिया, फिर लिक्विड इन यू ट्यूब लिया, लिक्विड इन वी ट्यूब लिया, फिर अर्थ का केस लिया, फिर रिंग का केस ले लिया, फिर प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक रखा हुआ है, फ्रिक्शन वाला केस ले लिया, फिर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक भी ले लिया। अब एक काम करते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम, अभी सिखा देते हैं। सपोज कोई एक बॉडी है और ऐसे एक एक्सिस, मतलब कुछ जिसके अबाउट ये क्या कर सकता है, रोटेट। अभी ऐसे रखा हुआ है, घूम नहीं रहा, ये तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसका अंदर ये हुआ कि जो भी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल इसी के कहीं कहां पे होगा, नीचे। क्यों सर, ऐसा क्यों? ताकि वो जब बिल्कुल लाइन में होगा तो mg विल नॉट डेवलप एनी टॉर्क। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा ना बॉडी का, ये बड़ी बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा। अभी वो अगर ऐसे रखा हुआ है तो सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के बिल्कुल कहां पे होना चाहिए, नीचे। सपोज ये नेल है, कील लगा दी और कील के अबाउट क्या कर सकती है बॉडी, रोटेट, ऐसे लूसी कील लगा दी, तो सेंटर ऑफ मास इसके कहां होना चाहिए, बिल्कुल नीचे। क्यों? क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा, मतलब वो भी टॉर्क डेवलप नहीं कर रहा। अब अगर इसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो सेंटर ऑफ मास यहां चला, ऐसे करा तो mg जो है अबाउट दिस क्या क्रिएट करेगा, टॉर्क, और ये घूमेगा ऐसे करके। तो सर आप इसको, ये एक पेंडुलम की तरह घूमेगा, तो सर कंपाउंड पेंडुलम क्यों बोलते हो उसको? क्योंकि इस बॉडी में बहुत सारे पॉइंट क्या है, पॉइंट masses and all are moving like what, pendulums, so it is called a compound pendulum। ठीक है, पर यहाँ पे it is simple harmonic motion, रोटेशनल वाला सिंपल हार्मोनिक, जो कि अभी तक हम कौन से कर रहे थे, लीनियर वाले। बच्चों ये तो तुम समझते ही हो कि अगर रोटेशन में सिंपल हार्मोनिक प्रूफ किया जाए तो वी शुड प्रूव दैट द नेट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर सिंपल हार्मोनिक में आप क्या प्रूफ करते हो, नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, F is proportional to x, but in case of rotation you have to prove that the torque is proportional to the displacement, with displacement angular। आता है तुम्हें? तो अभी ये ऐसा है तो सेंटर ऑफ मास के यहां पर होगा नीचे। अब मैं उसको क्या करूंगा बच्चों, ये रखा, अब मैं इसको टिल्ट कर देता हूं, चलो बॉडी को। आपने बॉडी को क्या कर दिया, टिल्ट। व्हाट इज m? m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ मास। अब ये बताओ mg जो है अबाउट दिस क्या डेवलप कर रहा है, टॉर्क। और टॉर्क के लिए मैं पहले इस फोर्स के दो क्या करूंगा, कंपोनेंट, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको d से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, टॉर्क। तो सो वी मूव ऑन। This angle is theta, so dear students, this angle is also theta, so this will be mg cos and this will be mg sin theta। बढ़िया, मजा आ गया। So torque is but problem आ रही है, the torque should be proportional to what, theta, but it is not proportional to theta here, it is proportional to sin theta। अब क्या करें, if theta is very very small, ये तो सब जानते हो, if theta is very small, अभी करा के 2-3 सवाल करा देंगे।
if theta is very small, by the way, what is d? D is the distance of center of mass from the axis. So now torque is coming out proportional to theta. So we'll say that the motion is simple harmonic. And my dear students, अब हम बोल देंगे simple harmonic. Torque is equal to I alpha, where I is the moment of inertia for that particular axis, and alpha is your angular acceleration. बच्चों जब वो लीनियर ए की बात करते थे तो इट वाज ओमेगा स्क्वायर एक्स, इट वाज ओमेगा स्क्वायर एक्स, बट हियर इट इज ओमेगा स्क्वायर थीटा. वहां पे आप कहते थे ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहां पे बोलोगे ओमेगा स्क्वायर थीटा. हो गया. I is the moment of inertia about the axis. लिख लो.